हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम पिछला लेक्चर जो लिए थे क्लास 11th के लिए, जिसमें हम लोग बात किए हैं सिलेबस पे, जो सेशन 2026 और 27 के बच्चों के लिए सिलेबस क्या हो सकता है, संभावित सिलेबस क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो सेट नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सेट है, इसके एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि 1.1 एक्सरसाइज में क्या क्या कंसेप्ट यूज किए जाएंगे और उनसे संबंधित जो भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम लेकर आएंगे आपके लिए 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का, मतलब एनसीईआरटी के एक एक एग्जांपल्स, एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे साथ में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चलिए हम लोग वीडियो को अपना शुरू करते हैं। बच्चे, हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है क्या क्या पढ़ना है सेट में। वैसे जान लीजिए सेट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो पढ़ना है सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इसमें सेट क्या होता है एंड इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। अगला है कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, और साथ में अगला पढ़ेंगे बच्चे द इम्पटी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सबसेट क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। और साथ ही साथ बच्चे हम लोग सेट के अंदर कुछ और भी टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, उसके बाद है अगला कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ना है। और इसके बाद बच्चे जब हम ये लोग पढ़ लेंगे, इतना सारी चीजें पढ़ लेंगे, तब जाके हमारा लास्ट होगा एनडीए के पीवाईक्यू, और साथ ही साथ जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो भी क्वेश्चन आए होंगे सेट के, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज जान लीजिए हमें पढ़ना क्या है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक है बच्चे सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट है बच्चे कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू। ये हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंटेशन में आपका पढ़ना होता है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, वो डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला होगा बच्चे आपका इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट और इक्वल सेट। ये सब कॉन्सेप्ट हम आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, पहला टॉपिक। देखिए यहां बोला गया है कि इंट्रोडक्शन में कि सेट के बारे में क्या पढ़ा जाता है, तो कहा जाता है बच्चे जो सेट है वो दिया गया है, एक मैथमेटिशियन है, जर्मन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। तो ये जो सेट थियरी है बच्चे, ये गिवन बाय है जॉर्ज कैंटर, जर्मन के द्वारा, जर्मन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर, इनके द्वारा दिया गया है। और ही फर्स्ट इनकाउंटर्ड सेट व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, मतलब बोले तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री सेट थ्योरी का यूज किया गया है वो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में यूज किया गया है। अब बात करेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चे, सेट है क्या। तो जैसे हम आपके सामने कुछ एग्जांपल रखें, जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए कि भारत में 5 ऐसे बेहतरीन क्रिकेटर का नाम बताइए, 5 बेहतरीन क्रिकेटर का नाम बताइए। तो देखिए जब 5 बेहतरीन क्रिकेटर का नाम हम बोलेंगे तो उसमें लेडीज का भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे मिताली राज, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, मतलब किसका आप नाम लेंगे। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो बॉलिंग में बेहतरीन है, कोई बैटिंग में क्रिकेट बेहतरीन है, कोई विकेट कीपर में बेहतरीन है, तो हम किस में मानेंगे, किसको रखेंगे उस 5 में। जैसे हम बोले कि 5 बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम, बेहतरीन जो बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम क्या बताएंगे। तो उसमें बहुत सारे जब एक्ट्रेस हैं तो उसमें कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो जैसे यहां पे हम बात करें कि सेट है क्या, तो कहते हैं सेट इज द वेल डिफाइंड, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब पहली चीज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में पेन का कलेक्शन हो सकता है, बुक का कलेक्शन हो सकता है, डेस्क का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो हम बात करते हैं कि वह वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे, कहीं एनसीईआरटी में ये बात नहीं लिखा गया है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, लेकिन ये जब हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो वेल डिफाइंड जो टर्म है बच्चे, इसका मतलब होता है कि एक टाइप का ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे हम आपसे पूछें कि नेम ऑफ डेज बताइए, नेम ऑफ डेज बताइए एक सप्ताह में,
तो सबके अनुसार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यही होगा। क्लियर है? अच्छा, बात अगर करें कि कोई बच्चा हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे बताने लगे, मतलब संडे से स्टार्टिंग करता है, कोई मंडे से, कोई ट्यूसडे से, मतलब बोले तो सबके अनुसार अगर बच्चे आंसर सेम सेम मिल रहा है, मतलब किसी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और एक क्वेश्चन हमने दिया और सभी 200 बच्चों का आंसर अगर सेम सेम आने लगा, इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है। जैसे अगर बात करें बच्चे कि एक साल में जितने भी महीने होते हैं उनका नाम, तो बच्चे किसी भी जगह पे किसी भी से पूछिए, कोई भी अगर इंसान है, अगर उससे पूछेंगे कि एक साल में जितने महीने होते हैं उनका नाम, तो सभी लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यही बताएंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। मतलब जैसे अगर बात करें कि आपसे कि नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से कम हो, 5 से लेस नेचुरल नंबर बताइए, तो उसमें नेचुरल नंबर क्या बताएंगे? 1 2 3 4, क्योंकि 5 से हमें कम चाहिए। तो इसका मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड का मतलब होता है डिफिनेशन, एक ऐसा डिफिनेशन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो, सबके अनुसार सेम आंसर आता हो। जैसे बात करेंगे, देखिए बात करेंगे वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया? अगर लिखना चाहते हैं लिख देंगे which not vary person to person, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट विच नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे एग्जांपल में पहला बात करें कि ऑड नेचुरल नंबर चाहिए लेस देन 10। देखिए हमें ऑड नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? 10 से कम। तो 10 से कम जितने भी नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है उसको ले लीजिए। 1 होता है, ऑड नेचुरल नंबर है। 3 ऑड नेचुरल नंबर है। 5 ऑड नेचुरल नंबर है। 7 ऑड नेचुरल नंबर है। 9 ऑड नेचुरल नंबर है। इसके बाद भी ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि 10 से हमें कम ही नेचुरल नंबर चाहिए जो आपके क्या हो? ऑड नेचुरल नंबर हो। दूसरा अगर बात करें बच्चे कि द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया में मतलब क्या है कि भारत में जितने नदियां हैं उनका कलेक्शन, तो सबके अनुसार सेम आंसर आएगा। भारत में जितनी नदियां हैं उसी का नाम बताएंगे, उसमें वर्ल्ड का नदी की बात नहीं की जाएगी। ठीक है? अगला अगर बात करें बच्चे तीसरा, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU। देखिए बात किया जाए कि अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इंग्लिश के अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं या क्या कौन कौन वॉवेल होते हैं, तो बच्चा सभी लोग AEIOU ही बताएंगे। इसके अनुसार, इसके अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं बता सकता। अगर वो बता रहा है बच्चा तो समझ लीजिए वो कॉन्सोनेंट बता रहा है, वावेल नहीं है वो। क्लियर है? अगला अगर बात करें बच्चे वेरियस काइंड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जितने टाइप, चाहे वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, चाहे आपका स्केलर हो, इसके अलावा कोई और नहीं बता सकता। एंगल के आधार पर बताएंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है। मतलब ये है कि बच्चे अगर बात किया जा रहा है वेरियस काइंड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के जितने भी टाइप हैं उन्हीं की बात की जाएगी, ट्रायंगल के बाहर की बात नहीं की जाएगी। मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जैसे अगला बात करें बच्चे प्राइम फैक्टर्स 210, मतलब 210 का बच्चे प्राइम फैक्टर चाहिए। तो 210 को डिवाइड करने वाला जो नंबर है बच्चे वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 210 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है और 7 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब 210 का हमें प्राइम फैक्टर चाहिए, तो यही 210 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है? अच्छा अगला नंबर है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में बच्चे अगर 2 को रखें तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर हो जाएगा। अच्छा 3 को रख के देखिए तो इसको रखने के बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होगा। इसका मतलब यही 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है क्योंकि इसके पावर डिग्री कितनी है? 2। इसका मतलब 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों के दोनों यही सॉल्यूशन है, एक 2 और एक 3। कैसे पता? तो इस 2 को रख के देखिए, यहाँ पर रखिए 2, x यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर 2 और 2 प्लस 6 कितना होगा? अरे 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, 10 प्लस में है और यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा -10, प्लस 10 -10 कैंसिल हो जाएगा 0। मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तो बात यही कर रहा है कि मतलब वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि एक ऐसा आंसर बच्चे जो पर्सन टू पर्सन डिफर ना करता हो। जैसे हम अगर बात करें कि हमें प्राइम नंबर चाहिए लेकिन इवन प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर एक ऐसा
इवन प्राइम नंबर चाहिए। तो बताइए 2 के अलावा कोई और भी प्राइम नंबर है जो इवन है? नहीं है। इसका मतलब ये आंसर जो है ये फिक्स है, बोले तो ये वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करेगा। क्लियर है बात? ठीक है बच्चे, अगला अब है अगला सेट हो गया। सेट को यूज किया जाता है कुछ पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में, कुछ टर्म है जिनको हम सेट से डिनोट करते हैं। जैसे बच्चे n से हम हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। मतलब अगर कहीं भी मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में अगर कैपिटल N दिख गया, इसका मतलब समझ लीजिएगा वो नेचुरल नंबर का एक सेट को बता रहा है। अगला Z है। Z जो होता है बच्चे ऑल इंटीजर का सेट होता है। कभी कभी ये जो है आपका इंटीजर Z, इसको जगह पे हम I से भी लिखते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि Q क्या है, तो बच्चे ये रेशनल नंबर का सेट है। अगला R क्या है बच्चे, ये रियल नंबर का सेट है। अगला बात करें Z प्लस, मतलब हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, I पर प्लस से भी। I प्लस मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का सेट। अगला Q प्लस का मतलब हुआ बच्चे सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है। अगला है R प्लस का मतलब होता है कि एक ऐसा रियल नंबर का सेट है जो पॉजिटिव है। प्लस का मतलब पॉजिटिव। अगला बात करें बच्चे, अगर कहीं लिख रहा हूं Z पर माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, Z का मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। अगला बात करें बच्चे C का मतलब होता है बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम डिनोट किसे करते हैं, C से। इसका मतलब मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे सेट हैं जो पहले से डिफाइंड है। जैसे अगर कहीं नाम आता है पूरे मैथमेटिक्स में Q, तो इसका मतलब जान लीजिएगा वह रेशनल नंबर का सेट को बता रहा है। क्लियर है? अगला अगर कहीं बच्चे आ रहा है n, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है। इसके बाद बच्चे अगर बात करें कि W क्या है, तो हम बोलेंगे ये है बच्चे सेट ऑफ होल नंबर। क्या है बच्चे, ये होगा सेट ऑफ होल नंबर। क्लियर है बात? ठीक है, ये हो जाएगा आपका कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में सेट होंगे। अगला टॉपिक है बच्चे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब सेट को भी क्या किसी तरीके से डिनोट किया जाता है, तो हम बोलेंगे हाँ, सेट को डिनोट करने के 2 तरीके हैं, सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। कौन? तो पहला है बच्चे आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, या इसी को कभी कभी बोलते हैं बच्चे लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको, लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको, लिस्टिंग मेथड। मतलब किसी भी सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, पहला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं बच्चे लिस्टिंग मेथड। दूसरा मेथड क्या है बच्चे, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को बच्चे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज मेथड। कौन सा मेथड बच्चे, प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड से हम सेट को लिखते हैं। क्लियर है? मतलब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, एक रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड इसको बोलते हैं। दूसरा है बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टीज मेथड। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है बच्चे, सेट रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कामा। किससे करते हैं बच्चे, सेपरेटेड बाय कामा। सेपरेटेड बाय क्या होता है, कामा होता है। मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर देते हैं कामा से, तो उस मेथड को हम बोलते हैं बच्चे रोस्टर फॉर्म। एग्जांपल के लिए समझिए, एग्जांपल क्या है, तो पहला द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर उनको हम कर्ली ब्रैकेट 42 को डिवाइड करने वाला क्या, 42 1 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 6 से, 7 से, 14 से, 21 से और 42 से। अगर इससे ये डिविजिबल है तो इसके एलिमेंट को हम देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे हैं और साथ ही साथ सेपरेट किए हैं किससे बच्चे, कामा से। तो ये होता है मेथड जिसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर मेथड। क्लियर है? दूसरा अगर बात करें बच्चे बी, द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वावेल्स हैं उनका कलेक्शन, उनका सेट कैसे लिखेंगे, तो उसमें ए ई आई ओ यू होता है, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे और सेपरेट कर देंगे किससे बच्चे, कामा से। क्लियर है? तीसरा एग्जांपल है बच्चे द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5 एंड सो ऑन। क्योंकि बच्चे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है और साथ ही साथ सेपरेटेड है कामा से, तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। बच्चे यहाँ ध्यान रखेंगे एक बात का,
इसमें नोट यही है कि कभी भी इस रोस्टर फॉर्म में आपको एलिमेंट जो है वो ऑर्डर इधर उधर हो सकते हैं। जैसे अगर यहां बच्चे लिखा गया है 1 2 3 6 7 14 21 42, इसको हम 42 बीच में कर दें, 7 इधर उधर कर दें, मतलब इसी वाले एलिमेंट को बच्चे अगर हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही अगर इधर का उधर लिख दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता बोले हैं, तो एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन इमैटेरियल का मतलब हुआ कि इसमें जो एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब ऑर्डर आप मतलब डिक्रीजिंग में लिखिए, इंक्रीजिंग में लिखिए, रैंडमली लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बच्चे, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते, मतलब अगर यहाँ पे 7 है तो एक और 7 नहीं लिख सकते, मतलब इसमें जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो 2 कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। पहला बच्चे, उनका रिपीटेशन अलाउ नहीं होता सेट में। दूसरा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखेंगे बच्चे उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, रैंडमली हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन मात्र है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, दूसरा सेपरेट कर देना है कामा से। दूसरा बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं डिस्क्राइब्ड होते हैं बच्चे एक प्रॉपर्टी से। जैसे कोई एग्जांपल है, a is equal to x such that x is a natural number which divides 42। बच्चे ये जो है आपका रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म का ही ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे ये जो है बच्चे ये एक प्रॉपर्टीज है, क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, जिस प्रॉपर्टीज के थ्रू हमें एलिमेंट को क्या लिखना है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल है y such that y is a vowel in the English alphabet, मतलब इंग्लिश जो अल्फाबेट होगा बच्चे उसके y जो वावेल्स होते हैं उनको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे इसको किस में लिखा है बच्चे, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। C जैसे है z, C is equal to z such that z is an odd natural number, यही है बच्चे, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे नंबर 3 पे, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए कोई सेट अगर लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे x such that x और बिलोंग्स टू, बच्चे यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, यहाँ पे लिखते क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए बिलोंग्स टू px, और ये क्या है बच्चे, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर्टीज, ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो यहाँ हमेशा हम क्या लिखने का काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे हम लिखने का काम करते हैं प्रॉपर्टीज, मतलब किस प्रॉपर्टीज के आधार पे हमें एलिमेंट को क्या करना है, लिखना है। क्लियर है बात। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला बोला गया है, पहला एग्जांपल है एनसीईआरटी का एग्जांपल है बच्चे, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहला बच्चे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे, x स्क्वायर और प्लस x और माइनस 2 इक्वल 0 है, सॉल्व करिए, x स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट बगल में x होगा और माइनस 2 इक्वल 0, कांस्टेंट के पहले माइनस तो माइनस लगाइए और 2 पार्ट में तोड़िए, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2, सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 1x और माइनस 2 इक्वल 0, ये हो जाएगा x, ब्रैकेट में बचेगा x और प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन 1, बचेगा x और प्लस 2 इक्वल 0, दोनों सेम है तो हो जाएगा x प्लस 2, अगला यहाँ पे जो बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा 1, माइनस है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस 1 बना लेगा, और y की वैल्यू x की वैल्यू प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस बना लेगा। इसका मतलब इसका जो सेट है बच्चे उसको अगर एक नाम देता है a तो उसको लिख देंगे कैसे, 1 और कामा माइनस का 2। तो बच्चे ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, क्या हो गया, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। क्लियर है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है बच्चे कि राइट, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द सेट x सच दैट x, बच्चे ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, x स्क्वायर की वैल्यू 40 से लेस होना चाहिए इन रोस्टर फॉर्म। बच्चे ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कोई एक सेट है, ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अरे कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब एलिमेंट होंगे सेपरेट होंगे कामा से। तो ध्यान से सुनिए, x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, बोले तो क्या बोल सकता हूं इसको, क्या नेचुरल नंबर बोल सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू बताइए जिसका स्क्वायर हमेशा 40 से कम हो। तो जैसे अगर यहाँ पे रखें बच्चे 1 का स्क्वायर क्या 40 से लेस है, हाँ है, इसका मतलब 1 रख सकता हूँ। दूसरा बच्चे क्या 2 रख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर क्या 40 से लेस है, 2 का स्क्वायर 40 से लेस है, इसका मतलब 2 भी लिख सकता हूँ। रही बात 3 का स्क्वायर हो जाएगा 40 से लेस, मतलब 9 हो जाएगा, 9 भी है। अगला 4 है, 4 का स्क्वायर लेस है 40 से, इसका मतलब 16 अभी भी सही है।
5 रख दें, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 से लेस है मतलब 25 लिख सकता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वह एलिमेंट लिखेंगे बच्चे जिसका स्क्वायर करने पे 5 से कम आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5। आगे बढ़िए, क्या 6 का स्क्वायर 40 से कम है, तो बोले 6 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 6 का स्क्वायर मतलब 36, 40 से लेस है। अब जाएंगे बच्चे जो रखे रहे जाएंगे 7 का स्क्वायर 40, तो देखिए 7 का स्क्वायर हो जाता है कितना, ये हो जाएगा 49, जो 40 से लेस नहीं है। इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट होगा बच्चे वो यहीं पे क्या करना पड़ेगा, इस सेट को हमें क्लोज करना पड़ेगा। मतलब इस सेट में इसके अलावा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे ये हो गया, किसी भी सेट को अगर वह सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का ये एक मेथड है। ठीक है, यह एक मेथड है। क्लियर है। अगला, ठीक है, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए। अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है बच्चे, राइट द सेट ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चे ये किस में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। इस रोस्टर फॉर्म को किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको भी देखिए, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द किस में लिखना है बच्चे, ये लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखना है बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, यक्स सच दैट यक्स, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाई जाती है। ठीक है, बढ़ा जा। देखिए कैसे लिखेंगे, यहां क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू कैसे, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब यक्स की वैल्यू n स्क्वायर होगा, और जहां पे फॉर एवरी n की वैल्यू कहां होगा बच्चे, ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ठीक है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कैसे, a इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये 2 तरीका है लिखने का इसको। इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें दिमाग लगाइए। 1 जैसे ऊपर है तो 1/2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है। इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी क्या लगेगा, तो ये लग जाएगा आपका कैसे, इसका नाम रख दें कोई सेट, मान लीजिए बी, और इसको लिखेंगे कैसे, यक्स जो है वो सच दैट होगा बच्चे, यक्स जो है सच दैट होगा, यक्स इज इक्वल टू n अपान n प्लस 1। मतलब देखिए अगर यहाँ रखेंगे 1 तो नीचे रखना होगा 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1/2। अगर यहाँ रखेंगे 2 तो ये 2 + 1 हो जाएगा 3। मतलब कहां तक जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा फॉर एवरी n बिलोंग करेगा बच्चे किससे, नेचुरल नंबर से। लेकिन ये जो n की वैल्यू है बच्चे वो 1 या 1 से बड़ा होगा, और कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम 6 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 तक जाएंगे। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। अच्छा, अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे रोस्टर फॉर्म में है, एंड विथ द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये है बच्चे, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ करना क्या है, तो यहाँ बोला गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे ये है आपका रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है। ये किस में है बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को मिलाना है। जैसे ध्यान से सुनेंगे कैसे, यहां बात करें कि 3 है -3। देखिए कहां से सोल्यूशन 3 - 3 मिल सकता है, x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर - 9 = 0 है, तो 9 इधर जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 9, x की वैल्यू 2 मिलेगा। इसका मतलब इसका हम इससे मिला सकते हैं।
ठीक है। अगला है बच्चे, यहां से देखिए x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल 1, तो 1 को अगर इधर ले जाएं या 1 को इधर ले जाएं, अरे x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, x की वैल्यू कितना 0 के, इसका मतलब x जो होगा इसमें 0 सोल्यूशन आएगा, तो यहां हो गया, ये किससे जाएगा, ये हो जाएगा आपका इससे। क्लियर है, आगे बढ़िए। तो अगला देखिए यहाँ पे लिखा PRINCAL, तो इसका देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रिंसिपल, इसका मतलब इससे इसका कंडीशन होगा, जो बच गया उसको हम 1 से मिला देंगे। क्लियर है, इसका मतलब जो फर्स्ट का मैच होगा किससे बच्चे, वो फर्स्ट मैच होगा आपका किससे, आपका डी से। दूसरा सेकंड जो मैच करेगा वो किससे करेगा, तो सेकंड मैच किया है आपका सी से। अच्छा, थर्ड किससे मैच करेगा, तो थर्ड मैच करेगा आपका किससे, फर्स्ट से, ए से। अच्छा, ए से। और नंबर फोर्थ जो मैच करेगा बच्चे, नंबर फोर्थ जो मैच करेगा ये हो जाएगा आपका किससे, आपका सेकंड से, बी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका मैचिंग का क्वेश्चन हो गया। बच्चे आज के वीडियो में जितना ही, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज वीडियो में क्या लिया है, एनसीईआरटी क्लास 11th की सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हमने कंसेप्ट देखा और कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल देखा, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी 1.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ठीक है, तब तक के लिए बच्चे अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में दिए गए लिंक से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।